पहली बार वो हुआ था, जात पर आधारित गणना हुआ। और अब तकरीबन 100 साल के बाद बिहार में नीतीश और नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार में जातीय आधारित गणना कराई है। हम उसके लिए सरकार को साधुवाद देते हैं और मैं समझता हूँ इसका व्यापक असर पूरे देश पर पड़ेगा और पड़ता दिख रहा है। और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, देर से हुआ है और देश के दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। एक चीज़ जो साफ सामने में झलक कर आई है कि किसकी आबादी कितनी है, सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि किस नौकरी में कितनी हिस्सेदारी है, संगठित क्षेत्र में कितनी नौकरी में हिस्सेदारी है, असंगठित क्षेत्र में क्या उसकी हिस्सेदारी है, पक्के के कितने मकान हैं, उसके आमदनी के क्या स्रोत है, पढ़ाई लिखाई में उनका क्या हिस्सा है, ये सारी रिपोर्ट सामने में आ गई है। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि बिहार में जो जनरल कोटि की उच्च जाति के लोग हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी हिस्सेदारी है, उनकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक हिस्सेदारी अच्छी है और उसका व्यापक असर सरकारी नौकरियों में पड़ा है। इस वक्त देश में, राज्य में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। अगर इन नौकरियों में देखा जाए तो इन नौकरियों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो माइनॉरिटी का, मुसलमानों का हुआ है और अनुसूचित जाति और जनजाति का हुआ है। इस वक्त चंद आंकड़े नमूने के तौर पर हम आपको पेश कर रहे हैं कि ब्राह्मण जाति की आबादी 47,81,280 है। उनको नौकरी में हिस्सेदारी होती है 74,802, लेकिन उनको 1,72,259, उनको 97,457 हिस्सा से अधिक नौकरी मिली है। यही हाल है भूमिहार आबादी का, जिनकी आबादी 37 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 58,611, उनको नौकरी मिली 1,87,000, गोया उनके वाजिब हिस्सेदारी से 1,28,000 नौकरी उनको अधिक मिली है। राजपूत भाइयों की आबादी 45 लाख है, उनकी वाजिब हिस्सेदारी है 70,703 होती है, लेकिन उनको नौकरी मिली 1,71,933, 1,01,000 नौकरी उनको ज़्यादा मिली है। कायस भाइयों की आबादी 7,85,771 है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 12,296 होती है और नौकरी मिली उनको 52,000, 40,000 नौकरियां उनको अधिक मिली है। यादव भाइयों की आबादी 1,86,00,000 है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 2,92,000 होती है और 2,90,000 उनको नौकरी मिलती है, गोया उनकी आबादी के बराबर मिलती है। कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 होती है, लेकिन उनको 1,17,000 नौकरी यानी 58,000 नौकरी अधिक मिल रही है। वहीं कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, उनकी हिस्सेदारी 58,000 होती है। कुशवाहा भाई की आबादी 55 लाख है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 86,000 होती है, 1,12,000 मिली, गोया 25,828 नौकरी ज़्यादा मिली। कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, नौकरियों में हिस्सेदारी उनकी 58,816 है, लेकिन उनको 1,17,171, 58,355 नौकरियां अधिक मिली। वहीं पर मुसलमानों की आबादी 2,31,00,000 है, उनकी नौकरियों में हिस्सेदारी 3,68,886 होती है, लेकिन उनको मात्र 1,73,154 नौकरी मिली और उनके नौकरी में तकरीबन 1,95,000 नौकरी उनकी छीन गई, 1,95,000 नौकरी से उनको वंचित रखा गया। वहीं एससी की आबादी 2,56,00,000 है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4 लाख होती है, लेकिन उनको 2,91,000 नौकरी मिली, बावजूद रिजर्वेशन के उनके 1,11,000 की नौकरी छीन गई है। सवाल यह पैदा होता है कि नौकरियों की जो उम्र होती है वो 30-32 साल की होती है और ये 33 साल की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार लालू जी की और नीतीश जी की इंसाफ के साथ तरक्की की सरकार। इस सरकार में शामिल है कांग्रेस भी, इस सरकार में राजद भी, इस सरकार में जदयू भी और भाजपा भी। इस सब ने मिलकर अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया है, जिनकी आबादी से उनको आधी से भी, जिनके वाजिब हिस्सेदारी से उनको आधी से भी कम नौकरी दी गई है और 1,95,000 नौकरी उनकी छीन ली इन लोगों ने। हुआ ये है कि मंडल कमीशन के बाद जो 27% रिजर्वेशन होता है उसमें मुसलमानों का एक्चुअल शेयर, जो मुस्लिम ओबीसी हैं उनका शेयर 6% से अधिक होता है, लेकिन 2% से ज़्यादा उनको नौकरी नहीं दी गई। और आज भी जबकि बिहार में आबादी बढ़ी है और आबादी का दायरा बढ़ा है, तो अब हमारा मुतालबा ये है कि बिहार सरकार इस जो बढ़ी हुई आबादी का बढ़ा हुआ रिजर्वेशन का आंकड़ा बनाया है उसमें साउथ के स्टेट केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरह मुसलमानों का ओबीसी का रिजर्वेशन अलग से हिस्सा तय करे। मामला यही नहीं है, बल्कि इस वक्त बिहार में जो 18% मुस्लिम आबादी है उसके कम से कम 43 एमएलए होने चाहिए, जो 18-20 से ज़्यादा नहीं पहुंच पाते। और ये वो लोग हैं जो लोग पार्टी के टिकट के खातिर जाकर पार्टी की चाकरी करते हैं। अगर ये लोग बात करते जनता की, जिनके दरमियान में से चुन के आए हुए होते, तो आज मुसलमानों की दुर्गत नहीं होती। इसलिए एमआईएम इस बात का तकाजा करती है
कि बिहार सरकार अगर न्याय के साथ विकास का दावा करती है नीतीश कुमार की सरकार, तो 1,95,000 नौकरी जो मुसलमानों की छीन गई है, 1,10,000 नौकरी जो अनुसूचित जाति की छीन ली गई है, उन नौकरियों को देने की व्यवस्था करे और आइंदा इनकी आबादी के मुताबिक इनको नौकरी मिले, उसके लिए प्रावधान करे रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का। और यही नहीं बल्कि जहाँ पर ये लोग नॉमिनेट करते हैं, चाहे निगम में हो चाहे समितियों में हो, वहाँ भी मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है। इसके लिए मैं उन जातियों को, जिन जातियों ने अपनी आबादी से अधिक नौकरी प्राप्त की है, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उनकी बस्तियों में राजनीतिक चेतना आई और उन्होंने अपनी वाजिब हिस्सेदारी ली। लेकिन मुसलमानों की जो सबसे पिछड़ापन है, उसकी बड़ा कारण यह है कि मुसलमानों में राजनीतिक चेतना की कमी है और जो मुसलमानों के जो लीडर हैं वो कभी अपने जनता के इन मुद्दों पर बात नहीं करते। अभी हाल ही के दिनों में जो बिहार स्टेट में टीचरों की बहाली हुई है, आप देखेंगे कि 12,000 उर्दू के शिक्षक पिछले दिनों से बहाल है, उनको बहाल नहीं किया जा रहा है। जिनकी 1,95,000 नौकरी छीनी गई है, उनको भी नौकरी देने में प्रशासन के लोगों के पेट में ऐंठन हो रही है। और यही नहीं बल्कि अभी बीपीएससी के द्वारा दूसरे चरण का जो इम्तिहान हुआ है, माइनॉरिटी के लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए उर्दू का क्वेश्चन नहीं दिया गया। एक षड्यंत्र है कि माइनॉरिटी के लोगों को किस तरह नौकरी से वंचित रखा जाए। इसलिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया है और मैं किसी अखबारी रिपोर्ट पर, किसी एनजीओ की रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि बिहार सरकार का जो खुद ही अपना जिसको हाउस में ले किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिहार में जाति आधारित जो गणना है, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के सारे आंकड़ों को मैंने समाहित किया है इसमें कि इसके आधार पर अगर नीतीश की सरकार जी की सरकार वाकईतन न्याय के साथ विकास करने वाली है, अगर लालू जी वाकईतन समाजी इंसाफ के की बात करते हैं, वाकईतन अगर कांग्रेस चाहती है कि अकलियतों को हिस्सा मिले जिसका वो दम भरते हैं, तो हमारी जो 1,95,000 नौकरी चली गई उसका हमको दिलाने का व्यवस्था किया जाए। यही मामला आदमी के आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन में कई चीज़ें आती हैं। उनको पक्के का मकान है, पक्के मकान में भी अगर देखेंगे मुसलमानों में शेख आबादी फॉरवर्ड में गिनती होती है उनकी, लेकिन उनकी भी 31% से ज़्यादा 2 कमरे के पक्के मकान नहीं है। वहीं जादे भाइयों का 41% का है, कोयरी कुर्मी भाइयों का 50% का है, लगभग 70% हमारे कायस भाइयों का है। तो जहां देखेंगे कि सामाजिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति में भी हम कमजोर हैं। 50,000 से ज़्यादा आमदनी वाले में भी हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय है। पलायन मजदूर करने वाले सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हैं। इसलिए हमारे साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। स्वतंत्र भारत में और डेमोक्रेटिक स्टेट में अगर माइनॉरिटी के साथ इस तरह बदसलूकी हो रही है, तो मैं समझता हूं ये जमहूरियत का गला दबाने के बराबर है। इसलिए बिहार सरकार से हमारा मुतालबा है कि वो हमारी क्षतिपूर्ति करे, हमारे बैकलॉग को वापस करे और SC ST को जो 72 रिजर्वेशन उनके लिए उनकी आबादी के बराबर दिया गया है, उनके साथ जो बेईमानी हुई है उनको भी ये हिस्सा दिया जाए। हम ये गुजारिश करेंगे मुस्लिम लीडरशिप से भी और SC ST के जो लीडर्स हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के वजह से आज चुन के आ रहे हैं, लेकिन उसकी आबादी की जो वकालत नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, सामाजिक संगठन के लोगों से भी कहूँगा, मिली तंजीमों के सरबराहों से कहूँगा, दानिशोरों से कहूँगा, सोशल एक्टिविस्ट से कहूँगा, अगर बिहार की तरक्की चाहते हैं तो क्या बिहार की 18% मुस्लिम आबादी और 20% अनुसूचित जाति की आबादी, जो दोनों मिलाकर लगभग 38% की आबादी, 40% की आबादी होती है, क्या इनके बगैर बिहार का विकास हो पाएगा? तो कुछ मठाधीश लोग हैं जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिन लोगों की सरकारें रही हैं, 14% वाले सरकार में रहे, 3% वाले वजीर आला बने हुए हैं, तो क्या शोभा के तौर पर भी माइनॉरिटी का एक आदमी शोभा के तौर पर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता था? ये असल इसलिए नहीं बनाया जाना है ताकि मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित रखा जाए। एक साइकोलॉजिकल वार है बिहार में कि किस तरह से मुसलमानों को बद से बदतर किया जाए, इसका मैं भंडाफोड़ कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि बिहार सरकार वाकईतन अगर इंसाफ न्याय के साथ तरक्की का दावा करती है तो हमारे साथ न्याय करेगी। और हम माइनॉरिटी के और अनुसूचित जाति के लीडरों से कहना चाहूँगा, भीख मांगो, लड़ने की आदत डालो। अगर लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे तो मांगने से भीख मिलती है, जो भीख मिली है। और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने हक से भी ज़्यादा हासिल किया है। ये सब कुछ इसलिए है कि माइनॉरिटी के लोग हाशिया बरदार होकर रह गए हैं, दूसरे के झंडा बरदार हैं, अपनी उनकी कोई सियासी ताकत नहीं है। MIM दावत देती है कि सियासी कुव्वत पैदा करो और अपना हिस्सा लो, वरना आने वाले दिनों में तुम्हारी नस्लों के बच्चे भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। सर, जाति जो सर्वे आया है, क्या ये नीतीश सरकार की तरफ से पॉलिटिकल स्टंट है या फिर वाकई में वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो इन्हें शैक्षणिक और नौकरी के अलावा भी चुनाव के भी समय में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे? देखिए, सवाल ये पैदा होता है उनके दिल की बात क्या है। मैं तो ये कहूँगा कि उनकी कुछ मजबूरी भी रही होगी। पहले वो कमंडल वालों के साथ रहे,
कमंडल वालों का साथ छोड़ा तो मंडल उनको याद आया। मंडल कमीशन का दूसरा प्रारूप है ये, और मैं समझता हूँ ये काम सराहनीय है कि उन्होंने किस जाति की क्या आर्थिक स्थिति है। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आपने इस वक्त जातियों की गणना पेश कर दी है, एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है लेकिन उसकी दवा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं सदन में आर्थिक सामाजिक आकलन करके सारा रिपोर्ट पेश करूंगा। रिपोर्ट पेश किया है। रिपोर्ट पेश करने के बाद एक काम तो उन्होंने किया है कि जिनकी आबादी बढ़ी है, SC ST की, OBC की आबादी का रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा है, अब 75% चला गया रिजर्वेशन का मामला। लेकिन मामला ये है कि जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनके साथ वो क्या कर रहे हैं। हमारा साफ दावा है कि दूसरे लोगों को उनकी आबादी की दुगुना हिस्से से दुगुना नौकरी मिली, और मुसलमानों की जहां 3,66,000 नौकरी हो रही थी वहां मुसलमानों को 1,73,000 नौकरी देकर के 1,95,000 नौकरी जो हमारी छीन लिया आपने, उसका क्या व्यवस्था कर रहे हैं। जो अनुसूचित जाति का 1,10,000 नौकरी आपने दबा के रख दी है, उसके साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं। तो मैं दलित अनुसूचित जाति के लोगों को और मैं मुसलमानों को यह दावत देता हूं कि आप उठिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। चूंकि देखा यही जाता है कि जिन लोगों के लोग ऑफिसर होंगे उन्हीं का कम्युनिटी के लोग चपरासी बाल होंगे। जो लोग ऑफिसर बैठते हैं उनकी ही फाइल आगे खिंच सकती है। जब इस वक्त जाति के बुनियाद पर हॉस्पिटलों में भेदभाव हो रहा है, जाति की बुनियाद पर थाना में भेदभाव हो रहा है, जाति की बुनियाद पर ब्लॉक में भेदभाव हो रहा है, जाति की बुनियाद पर टिकट देने में भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव पूर्ण इस वातावरण में जब तक जिसकी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तो वो सही नागरिक बनकर के जीने का हकदार नहीं रह पाएगा। सर आपने लिखा है मुस्लिम SC ST की, मुस्लिम और SC ST की नहीं और नहीं वहाँ पे और नहीं कोमा होगा, छोड़ दिया होगा। हाँ, मुसलमानों की किसी बिरादरी की तो ये दर्जा ही नहीं मिला SC ST का। नहीं आपने नहीं पढ़ा होगा। आपने क्या मुस्लिम वहाँ कोमा होगा, SC एवं ST की मुस्लिम है ना, कोमा है वो SC ST अंडरस्टूड है भाई। आप लोग पढ़े लिखे आदमी तो समझते ही होंगे। आपके सांसद मांग भी करते हैं कि मुसलमानों की मैं वो मांग है लेकिन यहाँ जो मामला है मुसलमान और SC ST, ऐसे आपको यही समझना चाहिए कि जो वर्तमान में SC और ST है कल मुसलमान आएगा तो अच्छी बात है, वो भी आ जाएगा, है ना। सांसद आपके बराबर मांग भी करते हैं। संसद ही मांग नहीं करते हैं, पूरे देश की। आप ये देखेंगे कि आज़ादी से पहले SC ST में, आज़ादी के बाद भी जब सन 1950 में संविधान नाफिज हुआ उस वक्त तक SC ST में मुसलमान भी थे, लेकिन 26 जनवरी में नाफिज हुआ और 10 अगस्त को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी हुआ जिसकी वजह से कह दिया गया कि नन हिंदू SC ST में नहीं होंगे। तो हमको वंचित रखा गया है। बाद को लड़ करके सिखों ने लिया, बुद्धिस्टों ने लिया है, हाँ, और ईसाइयों ने वो किया है, काउंटर अफिडेविट हमारी तरफ से भी दिया गया है। लेकिन जाहिर है कि मुसलमान नाम आते ही लोगों को उपकाई आती है और हमको हिस्सा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब देख लीजिए, हम ये नहीं कहते, हमारे गैर मुस्लिम धोबी भाई हैं वो SC में है और वहीं पर मुस्लिम धोबी है वो OBC में है। तो ये अंतर नहीं करना चाहिए और ये अंतर किया है कांग्रेस की सरकार ने। सर आपने